Hi friends, after completing the kinematics of rotational motion, we move over to dynamics of rotational motion. Dynamics means causes behind the motion and in that comes very first quantity, that's torque. Now torque के बारे में बात करें तो in rotational motion torque is actually TORQE, torque, and its symbol is tau. ये tau मतलब क्या है? It can be written like this, जैसे हम लोग इंग्लिश में J लिखते हैं ना, इस J को उल्टी तरफ मोड़ लेना है. It has to be bent on the other side. And ऊपर की लाइन को थोड़ा स्टाइल मार दो, so this will be torque. This is actually tau. It's a Greek letter similar to T in English. English में T होता है, similarly Greek में it is tau, and that's the symbol for torque. So we make it like this, torque tau. Okay, तो ये torque का symbol हो गया. Torque यानी क्या है basically? Torque is a very very important quantity in rotational motion. An important quantity in rotational motion. Very very important. क्यों important है? तो torque it is similar to force in linear motion. Linear motion में force बोलते हैं, rotational motion में torque बोलते हैं. Now force का importance क्या है? तो we know that force is one who makes the motions to start, motion to stop, or changing the speed. Force is responsible for starting the motion, stopping the motion, as well as changing the speed. यानी motion के ऊपर force का बहुत बड़ा कंट्रोल है. Newton introduced force in his first law of motion, and from there we can clearly see that it is the force due to which motion starts. वो बातें सारी linear motion की थी. यहाँ पे rotational motion की बात करें तो similarly force के जैसे ही torque is responsible for rotational motion. It is responsible for starting rotational motion, stopping rotational motion, as well as changing angular speed. यानी देख ले तो क्लियरली बोले तो रोटेशन मोशन को स्टार्ट एंड स्टॉप करने में इसका हाथ है, मतलब इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. जैसे रोटेशन मोशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है टॉर्क. बराबर है? टॉर्क है तो रोटेशन मोशन होगा, टॉर्क नहीं तो रोटेशन मोशन नहीं. टॉर्क है तो रोटेशन मोशन रुकेगा, टॉर्क नहीं तो रोटेशन मोशन नहीं. बराबर है? दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. बराबर है? एंड इसके बारे में यूं बोलते हैं, एक लाइन में बोला तो इट इज इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स in producing rotational motion. Effectiveness of force in producing rotational motion, that's called torque. अब यहाँ पे हम इस important quantity torque को 4 हेडिंग में पढ़ेंगे. सबसे पहले टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल. तो टॉर्क का एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में सेट होगा. सिंगल पार्टिकल पे लगता हुआ टॉर्क. फिर विल टेक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो विल टेक टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. उसमें ही थोड़ी बहुत बातें हम लोग रिजिड बॉडी के लिए भी कर लेंगे, क्योंकि रिजिड बॉडी इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो रिजिड बॉडी के लिए कुछ थोड़े ज्यादा मायने रहते हैं इसमें टॉर्क में, तो वो भी बात साथ साथ में करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के साथ. थर्ड विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम. इट इज अ फोर्स व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ लीनियर मोशन. सिमिलरली टॉर्क इज रिस्पांसिबल फॉर इक्विलिब्रियम इन रोटेशनल मोशन. तो वो इक्विलिब्रियम की बातें करेंगे. एंड चौथा विल टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी रिलेटेड टू टॉर्क, दैट इज कपल ऑफ फोर्स. तो कपल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. ये कपल जो है, it is due to combination of two forces which creates a torque which makes the body to rotate. हमारे लिए कुछ नया वर्ड है कि कपल, पर आज के बाद कपल आपके लिए बहुत कॉमन वर्ड हो जाएगा. you'll see that couple become a very common word because it is widely used everywhere surrounding us. okay, कई बार ऐसा लगता है कि ये सब बातें अपने नए सुन रहे हैं. हाँ, सुन रहे हैं नया, थियोरेटिकली इसको समझ रहे हैं. प्रैक्टिकली तो हम लोग करते थे पहले, पर ये नामों में मालूम नहीं था. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक कनेक्टेड टू टॉर्क, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन सिंगल पार्टिकल. जस्ट गो थ्रू दिस 4 पॉइंट्स. चलो स्टार्ट करते हुए टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. यहाँ पे एक पार्टिकल पे लगने वाले टॉर्क की बात करते हैं. तो उसके लेट अस सपोज अ 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम. Suppose this is a 3-dimensional coordinate system with origin
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बराबर, ये ओरिजिन हो गया। सपोज इज अ पार्टिकल पी हियर, पार्टिकल पी having position at r bar with respect to given origin, having position at r bar with respect to given origin, and suppose force acting on this particle is like this, a force F bar is acting on it। बराबर है, there is a particle having position at r bar and a force F bar acting on it। बराबर, then vector product of r bar and F bar, vector product of r bar and F bar is called टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये उसका डेफिनेशन हो गया, फॉर्मल डेफिनेशन। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर बार एंड एफ बार इज कॉल्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, वेयर आर बार इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल पी, एफ बार इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पी। बराबर है, ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, ये टॉर्क हो गया। फॉर्मूला बोलो, डेफिनेशन बोलो, बात एक ही है। ओके, वी कैन क्लियरली दैट सी दैट इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, so therefore answer will be a vector, so therefore we say that torque is a vector quantity, it's a vector quantity। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं? आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू। अब एंगल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे देखे तो एंगल को, तो ये आर बार का डायरेक्शन, ये आर बार का डायरेक्शन एंड ये एफ बार का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो ये हो गया एंगल थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर बार एंड एफ बार। ओके, अच्छा, टॉर्क विल बी जीरो कब कब? इफ आइदर आर इज जीरो, यानी आर अगर जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, यानी कि पार्टिकल लाइंग एट ओरिजिन। अगर पार्टिकल ओरिजिन पे तो टॉर्क नहीं लगेगा उसके ऊपर। सेकेंडली, सेकेंड पॉसिबिलिटी एफ इज जीरो, फोर्स ही ना लगे। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल देन नो टॉर्क अराइजेस एंड सो नो रोटेशन मोशन, यानी पार्टिकल पे फोर्स नहीं तो टॉर्क नहीं, टॉर्क नहीं तो रोटेशन मोशन नहीं। ओके, तो टॉर्क विल बी जीरो व्हेन फोर्स एक्टिंग इज आल्सो जीरो। तीसरा, आर एंड एफ दोनों नॉन जीरो हुए तो भी टॉर्क जीरो हो सकता है, कब? व्हेन थीटा इज जीरो और पाई, साइन थीटा जीरो होगा ना। तीसरा केस कौन सा है? साइन थीटा इज जीरो, एंड साइन थीटा जब कब जीरो होता है? जब थीटा इज जीरो और पाई। मतलब क्या हो गया? जब थीटा की वैल्यू जीरो है, एंगल जीरो, मतलब क्या हुआ? फोर्स एक्टिंग अलोंग आर बार, फोर्स एक्टिंग अलोंग आर बार, ये हो गया फोर्स। तो आर बार एंड एफ बार बोथ आर इन सेम लाइन हुआ, यानी कि बोलेंगे कि ये एफ बार ये डायरेक्शन लगा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन जो बना है डॉटेड लाइन, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, फोर्स एक्टिंग अलोंग दिस लाइन। बराबर है, तो अगर लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू ओरिजिन या ओरिजिन लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सिचुएशन देख लो, या ओरिजिन एक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को, या फिर लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू ओरिजिन, ये पूरी लाइन यू है, उस केस में थीटा जीरो आएगा। है मतलब क्या हुआ? ओरिजिन अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे तो आर बार यू हो गया, एफ बार यू हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन, थीटा इज जीरो। अगर ओरिजिन यहाँ लाई करता है इस पोजीशन पे, तो आर बार यू उल्टा और एफ बार यू, दोनों उल्टी डायरेक्शन हो गए, तो दैट मींस थीटा इज पाई 180 डिग्री। उस केस में भी टॉर्क विल बी जीरो, यानी कि अगर ओरिजिन लाइन ऑफ एक्शन पे है तो टॉर्क विल बी जीरो। मतलब क्या हो गया? whenever you define torque, it is very important to determine or to refer origin, very much important। यानी while defining torque it is necessary to mention origin or reference point, origin या reference point has to be mentioned, क्योंकि तो ही पता लगेगा कि टॉर्क कितना है। यानी कि जब भी डेफिनेशन दे, यहाँ पे जब डेफिनेशन दे क्या बोलते हैं? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर बार एंड एफ बार, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर बार एंड एफ बार इज कॉल्ड टॉर्क with respect to given origin or reference point, with respect to given origin or reference point। इसे डेफिनेशन में ये मेंशन करना, जो दैट क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो क्लॉज नहीं लिखा होगा यू माइट लूज मार्क्स। माइट बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर के ध्यान नजर आए उसके ऊपर है, यू माइट लूज मार्क्स। इससे टॉर्क के बारे में हमेशा बोलते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू गिवन ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? ये बताता है अपने को, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेंशन ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग टॉर्क। ओके, चलो फिर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में, उसके बेस पर से बातें हो गई। अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगा? मैग्नीट्यूड हो गया तो साथ साथ यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी न्यूटन इनटू मीटर, ये यूनिट हो गया इसका। और यू कैन इवन राइट जूल, न्यूटन मीटर इज जूल।
फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जूल का तो m1L2 जूल के लिए m1L2 T minus, so that's for torque also. So a quantity having dimensional formula m1L2 T minus 2 is work done or energy, which is a scalar quantity. Another quantity having dimensional formula m1L2 T minus 2, it's a vector quantity called torque. तो torque is a vector, work done is a scalar. दोनों का dimensional formula same है. It can be a 1 mark question. Name two quantities having dimensional formula m1L2 T minus 2. One is a vector, another is a scalar. तो स्केलर में वर्क डन आएगा, वेक्टर में टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. क्लियर? अच्छा, मैग्नेट वेक्टर है तो मैग्नेट के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है. तो डायरेक्शन कहाँ लेंगे इसका? तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा? तो इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते थे? याद होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में वी राइट परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय बोथ द वेक्टर्स एंड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. वही स्टेटमेंट यहाँ पे छाप देने का, परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय R bar and F bar using right hand screw rule. तुम लगे using right hand screw rule का हो, तो उस टाइम पे याद होगा कि perpendicular plane form by A bar and B bar can be either upward or downward. वेक्टर है इससे बहुत बताना कंपल्सरी, अपवर्ड है या डाउनवर्ड. तो अपवर्ड या डाउनवर्ड हाउ टू शो? यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. वहां पे राइट हैंड स्क्रू रूल हमको काम आता है. अगर ऐसा लगे तो रेफर द वेक्टर्स नोट्स. इन दैट वी हैव टेकन द क्रॉस प्रोडक्ट के केस में लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कौन सा? परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय बोथ द वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय बोथ द वेक्टर्स एंड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल. ये उसका डायरेक्शन हो गया. ओके, तो इस केस में आर बार एंड एफ बार से बनते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर आउटवर्ड और इनवर्ड. ओके, चलो फिर एक और एंगल टॉर्क का. टाउ इज इक्वल टू आर sin थीटा. ओके, तो लेट अस राइट इट लाइक दिस, f into r sin थीटा. बराबर है. r sin थीटा क्या होगा यहाँ पे? तो फ्रॉम ओरिजिन वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. फ्रॉम ओरिजिन लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड लेट्स से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज m. ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर m. बराबर है. अब ये थीटा है तो बाय द दिस एंगल विल बी थीटा, एंड ये अगर एंगल थीटा है तो ऑपोजिट साइड विल बी r sin थीटा. तो r sin थीटा क्या होगा? OM. तो OM विल बी r sin थीटा. तो F इंटू OM हो गया. ओके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे वर्डिंग में? F इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, F बार इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम गिवन ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट. सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ये OM को लिखेंगे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी ओरिजिन कितनी दूर है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से? मोर द डिस्टेंस मोर इज द टॉर्क, लेस द डिस्टेंस लेस इज द टॉर्क. बराबर है. लेस द डिस्टेंस में अगर वो अगर सीधा ऊपर आ गया तो r sin थीटा 0 हो जाएगा, r sin थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज टॉर्क? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ओके, अब ऐसी क्वांटिटी हो मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ दैट क्वांटिटी. मोमेंट ऑफ, यहाँ पे फोर्स की बात है तो मोमेंट ऑफ फोर्स. तो टॉर्क का दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स मींस वैल्यू ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दैट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स वर्ड क्यों लिया है? टॉर्क तो हम लोग बोलते हैं इसको हमारे 11th-12th के लेवल पे, स्कूल लेवल पे. व्हेन वी स्टडी इन दैट द स्कूल लेवल वी गिव द नेम टॉर्क. बट व्हेन यू गो टू इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एंटर होगे तो आपको ये पूरा एक सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है ना वो पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है. ये जो चैप्टर है रोटेशन मोशन का, ये पूरा एक सब्जेक्ट बनने वाला है. एंड आप जब वो शुरू करोगे तो आपको टॉर्क नाम की कोई क्वांटिटी नहीं मिलेगी. आप बोलोगे सर ने तो बोला था टॉर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. तो ये तो कहीं दिख ही नहीं रहे. क्यों? क्योंकि वहां पे टॉर्क नाम रेफर नहीं करेंगे, वहां पे बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स. देयर वी विल रेफर इट एज मोमेंट ऑफ फोर्स. मींस क्या होगा? कितना फोर्स लग रहा है एंड कितनी दूर लग रहा है ओरिजिन से.
कितना फोर्स लग रहा है, कितनी दूर लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम. फॉर इंजीनियर्स इन देयर वर्क इट इज फोर्स एंड द पकड़ने का डिस्टेंस ऑफ द फोर्स विच इज इंपॉर्टेंट. एंड आप सोचोगे सर ये फोर्स एंड डिस्टेंस तो सारा मैकेनिकल में आना चाहिए. नहीं नहीं, इट इज कॉमन टू ऑल इंजीनियरिंग्स, ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग. क्यों? हर एक में कहीं ना कहीं इसका यूज होने ही वाला है. आप बोलोगे सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो यस इट विल बी देयर. बहुत आगे निकले तब पता लगेगा कहाँ कहाँ का यूज हो रहा है. क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में वो हार्ड डिस्क रोटेट नहीं हो रही है? हार्ड डिस्क रोटेट होगी ना फुल स्पीड से, अंदर फैन चल रहा होता है, उस सब में जरूरत तो पड़ेगी, रोटेशन मोशन था बी रिक्वायर्ड. केमिकल इंजीनियरिंग में प्लांट्स हैं, वहाँ पे मोशन चलेगा, वो मिक्सर्स चलेंगे, बेल्ट घूमेगा मिक्सर्स को घुमाने के लिए, या फिर सब्सटेंस को यहाँ से ले जाके आगे बेल्ट पे ले जाना है, वो भी चलेगा. तो दैट ऑल बेस्ड ऑन रोटेशन मोशन ऑफ सम व्हील्स. तो कहीं ना कहीं ये तो आने वाले ही है. इसलिए इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में दिस इज रिफर्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स नॉट द टॉर्क. इसलिए ये वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि इंजीनियरिंग में जाके तुम घूमने नहीं निकलोगे, पता नहीं टॉर्क तो है नहीं, पर पता नहीं वो कौन सा चीज है, कहाँ गया खो गया. अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. ओके, सो इट इज रिफर्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. क्लियर? एंड मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, याद रखें. मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या? फोर्स इंटू मोमेंट मतलब पकड़ने का डिस्टेंस. फोर्स का वैल्यू इंटू पकड़ने का डिस्टेंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, तो ये हो गया पहला, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल. अब यहां पे जब हमने टॉर्क को डिफाइन किया, अब ध्यान से समझो, यहां पे जब हमने टॉर्क को डिफाइन किया, डिड वी से दैट दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग रोटेशन मोशन? कहीं पे मेंशन किया हमने कि पार्टिकल रोटेशन मोशन कर रहा है, या फिर इट इज पार्ट ऑफ सम रोटेटिंग बॉडी? हमने तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया. हमने कोई भी पार्टिकल लिया उसके ऊपर टॉर्क डिफाइन कर दिया. सो टॉर्क को डिफाइन करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिफाइन द टॉर्क, रोटेशन मोशन इज नॉट रिक्वायर्ड. मीन्स टॉर्क कैन बी डिफाइंड फॉर एनी पार्टिकल having a position vector and a force acting on it. Any particle having a position vector respect to origin and force acting on it, then we can define torque for that particle. It is not necessary that to define torque, it's not necessary that the particle should be performing rotation motion or it should be part of some rotating body. अरे ये तो गड़बड़ हो गई. रोटेशन मोशन बताना जरूरी नहीं, तो फिर टॉर्क तो आपने बोला इंपॉर्टेंट पार्ट है. हाँ, टॉर्क को डिफाइन करने के लिए रोटेशन मोशन जरूरी नहीं है, बट द अदर वे राउंड इज नॉट ट्रू. रोटेशन मोशन के लिए टॉर्क जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते. रोटेशन मोशन के लिए टॉर्क इज नेसेसरी, बट टॉर्क को डिफाइन करने के लिए रोटेशन मोशन होना जरूरी नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड द वर्डिंग्स. टू डिफाइन टॉर्क, रोटेशन मोशन इज नॉट नेसेसरी. यू कैन डिफाइन टॉर्क फॉर एनी पार्टिकल which may be performing rotation motion, may not be performing rotation motion. You can define torque for anyone. बराबर है. But in order to have rotation motion, torque is compulsory. यानी without torque rotation motion cannot happen. Other way around is not true. यानी one way है ये तो relation. Torque के लिए rotation motion होवे कि ना हो, कोई चिंता नहीं, मैं torque तो define कर सकते हैं, पर rotation motion के लिए torque नहीं होवे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. Torque is necessary for rotation motion. अदर वे राउंड इज ट्रू. इसलिए यहाँ पे खास इसलिए बताया कि जरूरी नहीं कि दिस पार्टिकल शुड बी अ रोटेटिंग बॉडी और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ सम रोटेटिंग बॉडी. वी कैन डिफाइन टॉर्क फॉर एनी पार्टिकल प्रोवाइडेड इट हैज अ पोजीशन वेक्टर एंड अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ओके, ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिंगल पार्टिकल के बारे में. जस्ट गो थ्रू दिस. फिर चलते हैं मोर देन वन पार्टिकल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ सिस्टम, उसके टॉर्क के बारे में बात करेंगे. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो हमने स्ट्रक्चर के शुरुआत में पढ़ा था, व्हेन मोर देन पार्टिकल्स टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम, दैट इज उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट. टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट. कौन से दो? एक तो इंटरनल फोर्सेस, अंदर के प्रॉब्लम्स, एंड दूसरा आएगा एक्सटर्नल फोर्सेस. सेकेंड इज एक्सटर्नल फोर्सेस. यानी दो टाइप के फोर्स लग सकते हैं ऑन द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम ना. जब इंटरनल फोर्स की बात करें तो वी नो दैट, आगे हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स. देयर रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी जीरो. तो इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्सेस यानी कि रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्स, रिजल्टेंट इज जीरो एंड देयरफॉर टॉर्क कनेक्टेड ड्यू टू इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट ऑल्सो जीरो. यानी वी कैन से रिजल्ट, अच्छा इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, रिजल्टेंट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, देयरफॉर टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑलवेज जीरो.
यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में इंटरनल टॉर्क डज नॉट कैरी एनी वेटेज, देयर इज नथिंग एट ऑल। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्स ऑलवेज जीरो। इसलिए टॉर्क के केस में, टॉर्क सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में टॉर्क की जब बात करें तो इट इज नेवर अवेलेबल ड्यू टू इंटरनल फोर्स। तो जैसे लीनियर मोशन में कि इंटरनल फोर्सेस अगर रिजल्टेंट जीरो हो जाता है इसलिए उनका कोई इफेक्ट नहीं है मोशन पे, तो सिमिलरली इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल टॉर्क का भी कोई इफेक्ट नहीं है रोटेशन मोशन में, इट कैंसल्स आउट। ओके, तो जो रहा वो एक्सटर्नल फोर्स ओनली। अब एक्सटर्नल फोर्स के लिए टॉर्क डिफाइन करना, तो सपोज देयर आर n पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम हैविंग पोजीशन वेक्टर्स r1 bar, r2 bar and so on, rn bar, and forces f1 bar, f2 bar and so on, fn bar acting on them respectively. Okay, then we can define r1 bar क्रॉस f1 bar पहले पार्टिकल के लिए, r2 bar क्रॉस f2 bar दूसरे पार्टिकल के लिए, r3 bar क्रॉस f3 bar तीसरे पार्टिकल के लिए, एंड सो ऑन, rn bar क्रॉस fn bar nth पार्टिकल के लिए। ये हो गया इंडिविजुअल टॉर्क्स। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इंटरनल टॉर्क्स। Okay, so this can be written as tau 1 bar plus tau 2 bar plus so on tau n bar. Equation similar to total force acting on the system is f1 bar plus f2 bar plus so on. यही हमने किया था ना आगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए लीनियर मोशन के केस में। ये रोटेशन मोशन के केस में सिमिलर टू दिस द इक्वेशन कम्स टोटल टॉर्क इज tau 1 plus tau 2 plus tau n and this is purely external force only। ये हमने वहां पे भी प्रूव किया था कि resultant force acting on system is nothing but due to external forces only। The same way resultant torque acting on the system of particles, resultant torque acting on system of particles is due to external forces or external torque only, internal torque total तो जीरो हो जाता है। ख्याल है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो भी टॉर्क लगता है एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण ही है, एंड दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क tau bar equal tau 1 plus tau 2 plus tau n। इंडिविजुअल टॉर्क को लेके ऐड कर दो। ये हो गया रिगार्डिंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक स्पेशल केस है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के केस में बात करें तो इन केस ऑफ रिजिड बॉडी एक्सल रोटेशन फिक्स, एक्सल रोटेशन फिक्स है, बराबर है। तो वो भी एक तो रिजिड बॉडी इज आल्सो केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे टोटल टॉर्क का फॉर्मूला तो ये आएगा। अब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? तो हमने क्या लिया था, ये पार्टिकल है मूविंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस। वी हैव कंसीडर्ड पार्टिकल टू बी मूविंग इन प्लेन परपेंडिकुलर टू रोटेशन एक्सिस। तो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ प्लेन में होगा एंड फोर्स भी इस प्लेन में ही लगेगा, तो उसका टॉर्क प्लेन से परपेंडिकुलर है अलोंग रोटेशन एक्सिस होगा। यानी रिजिड बॉडी के केस में टॉर्क एक्टिंग ऑन एवरी पार्टिकल विल बी अलोंग रोटेशन एक्सिस। तो टोटल टॉर्क लेना तो tau 1 bar plus tau 2 bar एंड सो ऑन, सारे के सारे सेम डायरेक्शन अलोंग रोटेशन एक्सिस है, तो नो नीड टू गो फॉर वेक्टर सम, यू कैन डू सिंपल स्केलर सम आल्सो, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में एंड डायरेक्शन क्या होगा अलोंग रोटेशन एक्सिस। तो रिजल्टेंट टॉर्क विल बी अलोंग रोटेशन एक्सिस, बराबर। रिजिड बॉडी के केस में जो हमने लिमिटेशन के साथ पढ़ा हुआ है, तो उस केस में टॉर्क विल बी ऑलवेज अलोंग रोटेशन एक्सिस। अब हमारी स्टडी से थोड़ा बाहर निकलते हैं। इफ सपोज टॉर्क इज नॉट पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस, इज नॉट अलोंग रोटेशन एक्सिस, यानी केस तो ऐसा हो गया, चलो इसमें हम बता देते हैं केस। यहाँ पे सपोज पार्टिकल यूं मूव कर रहा है, जो हमारे कंसीडर नहीं करना है, पर फिर भी अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे। सपोज पार्टिकल यूं मूव कर रहा है तो उसका टॉर्क यूं आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि आर बार एफ बार दोनों प्लेन में, तो टॉर्क यूं आएगा। तो इन केस व्हेन टॉर्क इज नॉट पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस, इन केस व्हेन टॉर्क नॉट पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस, इन केस व्हेन टॉर्क नॉट पैरेलल टू एक्सिस, बराबर। ऐसे केस में कंपोनेंट ऑफ टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन मोशन, उस केस में इस बॉडी के रोटेशन मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन मोशन विल बी tau bar dot n cap, tau bar dot n cap, where n cap is unit vector along rotation axis। tau bar is unit vector along rotation axis, यानी इस रोटेशन एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n cap एंड tau bar दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, सॉरी। यानी अगर फिगर को यहाँ पे देखें तो ये tau bar ये है एंड ये n cap है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन मोशन। ये वैसे अपने क्या बोलते हैं
पढ़ाई में नहीं है, पर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडली, टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ रोटेशन मोशन, जो आप लोग इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में करने वाले हो, वहां पे इसका यूज होगा। कई बार ऐसा होता है कि टॉर्क इज नॉट पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस। हमारे केस में तो लिमिटेशन हमने लिया हुआ है ऑलरेडी कि पार्टिकल्स विल बी परफॉर्मिंग रोटेशन मोशन इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस। पर अगर ऐसा ना हो तो क्या, तो उस केस में टॉर्क विल नॉट बी पैरेलल टू एक्सिस। देयरफॉर हु इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशन मोशन? तो tau bar dot n cap. Okay, tau bar dot n cap, where n cap is unit vector along rotation axis. Clear? तो टॉर्क पैरेलल हो एक्सिस के तो फुल टू फुल इट इज रिस्पांसिबल, एंड पैरेलल ना होवे तो उसका कंपोनेंट अलोंग रोटेशन एक्सिस एंड tau bar dot n cap इज रिस्पांसिबल फॉर रोटेशन मोशन। एक और बात यहां करनी है कि मैं इस फिगर में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। एक और बात यहां कर रहे हैं कि सपोज ए रिजिड बॉडी है रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। अब रिजिड बॉडी में किसी एक पार्टिकल, मेनी पार्टिकल्स आते हैं, कोई दूर है कोई नजदीक है, किसी एक पार्टिकल पे हमने फोर्स अप्लाई किया, किसी एक पार्टिकल पे सपोज ये पी पे हमने फोर्स अप्लाई किया, पी इज लाइंग एट अ डिस्टेंस आर बार, बराबर है, उस पे फोर्स अप्लाई किया तो टॉर्क जनरेट होगा। इस पे फोर्स अप्लाई किया, सपोज टॉर्क जनरेट होता है एंड पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा। इट्स अ रिजिड बॉडी, याद रखें इट्स अ रिजिड बॉडी, तो जो एक का होगा सबका होगा। यानी वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल, इट विल टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, द पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टॉर्क, तो पार्टिकल अकेले नहीं पूरी बॉडी मूव करेगी। क्यों? क्योंकि सेम टॉर्क विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ देम। So in order to produce rotation motion in a rigid body, you need not apply force on all the particles. We need not apply the force on all the particles. किसी एक पे अप्लाई करो फोर्स, टॉर्क जनरेट होगा एंड सेम टॉर्क विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल। किसी एक पे अप्लाई करो फोर्स F bar on a particle lying at R bar, तो टॉर्क will be generated on that particle and same torque will act on all the particles of the rigid body and hence the entire body. क्यों? रिजिड बॉडी इसलिए क्योंकि रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या था, जो एक का होगा वो सबका होगा, तो एक को अगर धक्का मारा तो सबको भागना ही पड़ेगा साथ में इक्वली। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी है, पार्टिकल्स कैन नॉट डिस्प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। यानी अब ध्यान से समझना जो पॉइंट मैं खड़ा कर रहा हूं, किसी एक पार्टिकल पे हमने फोर्स लगाया, based on its position vector we get torque generated on it and that particle starts moving, so entire rigid body also experiences the same torque which is applicable on this one, same will be applicable to all and the body rotates. तुम बोलोगे ऐसा थोड़ी होता होगा, हर एक को फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा सिंपल सी बात है, हमारे घर का दरवाजा है ये, डोर ऑफ अवर होम, हम लोग इसको जब खोल, ये डोर क्या करता है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, यहाँ हिंज्ड है, इट्स हिंज्ड हियर। हिंज्ड मतलब क्या, इट इज connected there which can make its motion like this, hinge। अब वो hinge किया हुआ है यहाँ पे, if this door can move like this, it part of rotation motion हुआ। अब ये डोर को बंद या चालू करने के लिए we have to apply force on all the particles of the door, is it correct? In order to close or open the door or move the door we require to apply force on all the parts of the door। ऐसा होता है? नहीं, we just hold the handle and we pull it। हैंडल को पुल करते हैं तो क्या वो अकेला आ जाता है, क्योंकि हमने तो फोर्स इस पे अप्लाई किया तो खाली हैंडल हाथ में आ गया, इज इट सो? नहीं, वो तो अरे यार वो स्क्रू अगर लूज होंगे तो बराबर है हैंडल आपके हाथ में आ जाए, बट नॉर्मली इट डज नॉट हैपन सो। आप हैंडल को पुल करेंगे तो एंटायर डोर विल ओपन, यानी आपने एक पार्टिकल पे फोर्स लगाया, टॉर्क जनरेट हुआ एंड द सेम टॉर्क एप्लीकेबल ऑन द एंटायर डोर एंड द एंटायर डोर मूव्ड, द एंटायर डोर मूव्ड। यानी यू नीड नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ऑल द पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? यानी रिजिड बॉडी के केस में किसी एक पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करो, टॉर्क जनरेट होगा एंड सेम टॉर्क विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द बॉडी, सो यू नीड नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ऑल द पार्टिकल, यू नीड नॉट जनरेट टॉर्क ऑन ऑल द पार्टिकल्स। किसी एक पार्टिकल पे जनरेट करो, इट्स ओके। अब क्वेश्चन राइज होता है, चलो फाइन वो तो समझ गए, अब क्वेश्चन राइज होता है किस पार्टिकल पे अप्लाई करें टॉर्क। अब हम रहे ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल नॉर्मली इन आलसी पीपल फेलो, वी आर आलसी पीपल, हमें तो ऐसा होता है जितना दम कम लगाना पड़े अच्छा है। सोचो अभी यहाँ पे यू अप्लाई फोर्स ऑन एनी पार्टिकल, टॉर्क विल बी जनरेटेड, सेम टॉर्क विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द पार्टिकल्स। तो किस पार्टिकल को सिलेक्ट करें? जिसका आर सबसे ज्यादा है, जिसका आर ज्यादा है उसके लिए एफ कम चाहिए, जिसका आर कम है उसके लिए फोर्स ज्यादा चाहिएगा। यानी पार्टिकल नजदीक में होगा तो मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, पार्टिकल दूर होगा तो लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। The particle lying near the axis will require more force to produce the same torque,
लेस होगा r तो r f की वैल्यू ज्यादा चाहिए उसको सेम टॉर्क जनरेट करने के लिए, एंड अगर r ज्यादा है तो यू रिक्वायर लेस फोर्स टू जनरेट, यानी इफ r इज मोर यू रिक्वायर लेस फोर्स टू जनरेट दैट टॉर्क। तो कौन सा पार्टिकल चूज करेंगे? ऑब्वियस है जो दूर है वो। फोर्स क्योंकि दूर होगा तो r ज्यादा होगा, तो फोर्स कम फोर्स पे भी यू कैन जनरेट द सेम टॉर्क। द पार्टिकल लाइंग अवे फ्रॉम द एक्सिस will be requiring less force and will generate the same torque. Even at less force will be generating the same torque. So why apply more force by choosing a particle near the axis? बराबर है। अब देखो क्या है ना कि ये हैंडल क्यों हिंज से दूर है, क्यों है रोटेशन एक्सिस से दूर है दरवाजे का हैंडल। ढूंढ लेना सारे दरवाजे, चेक कर लो सारे दरवाजे आपके घर के या बाहर के, कोई भी जगह पे जाके देखो, हैंडल ऑफ द डोर इज ऑलवेज ऑन द फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। क्यों? मोर आर लेस द फोर्स रिक्वायर्ड टू जनरेट द सेम टॉर्क। ओके, कभी ट्राई करना हो तो कर सकते हो। सर दरवाजा थोड़ी हिलेगा, अरे दरवाजा नहीं, खिड़की तो है ना, खिड़की पे ऐसा फ्रेम होता है लकड़े का एंड बीच में फिर ग्लास लगाया होता है, बराबर है। आप यहां से खिड़की को बंद चालू करने की कोशिश करें, नियर द हिंज, यूं उंगलियों से खींचो, बहुत दम लगाना पड़ेगा बंद चालू करने के लिए, पर आप हैंडल को टच करोगे तो सिर्फ एक उंगली का दम से भी, जस्ट सिंपल फोल्ड बाय वन फिंगर ऑल्सो विल मूव, एंड यहां से करोगे तो दम लगाना पड़ेगा, ख्याल है कि नहीं? सो हैंडल्स आर केप्ट फार अवे फ्रॉम द hinges. Why? The more the less the force required to generate the same torque, rotation motion less force को भी मिलेगा। Clear about this? ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अरे इससे और एक और एप्लीकेशन है, देखो हम लोग जो कभी 4 व्हीलर लेके निकले घर पापा के साथ में एंड टायर पंचर हो गया, तो आप पापा वहीं पे बैठेंगे उस टायर को बदलने के लिए, बराबर है। तो विल टेक आउट अ स्पैनर टू ओपन द बोल्ट्स ऑफ द टायर, बराबर। टायर का बोल्ट हेक्सागोनल सपोज ये बोल्ट है आपके टायर का, ओके। तो उन्होंने यहाँ स्पैनर लगाया। स्पैनर मीन्स क्या? वैसे इंग्लिश में हिंदी में पाना बोलते हैं, बराबर। ये स्पैनर लगाया, ये स्पैनर लेके हम लोग यूं फोर्स अप्लाई करते हैं एंड ये एक्सेस हो गई, तो जितना लंबा स्पैनर होगा, स्पैनर का हैंडल होगा, उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा टू रोटेट दिस। इसलिए देखना पापा बड़ा वाला स्पैनर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ओपन द बोल्ट ऑफ द व्हील। पर अगर अपने कोई खिलौने में बोल्ट खोलना हो तो इतना बड़ा स्पैनर लेंगे? नहीं, तब तो छोटे लेते। क्यों? क्योंकि लेस फोर्स लेस रोटेशन मुझे चाहिए, तो लेस फोर्स भी करना है, लेस टॉर्क भी जनरेटेड। ओके, तो वाई स्पैनर केप्ट लॉन्गर, स्पैनर्स आर केप्ट लॉन्गर, क्यों? ताकि आर की वैल्यू बढ़ जाए, कम फोर्स से भी ओपन हो सके। आप सोचो आपकी कार के व्हील का बोल्ट बदलने के बदले आप ट्रक का व्हील का बोल्ट बदल रहे हो, ट्रक के व्हील का बोल्ट, तो इस स्पैनर से कम होगा कार वाले? नॉट एट ऑल, यू रिक्वायर लॉन्गर वन। तो देखा होगा अपने हाईवे पे कि ट्रक वाले जब बोल्ट खोल रहे होते तो क्या करते हैं, बोल्ट पे लगाए स्पैनर, फिर एक रॉड होता है उसके साथ ही कनेक्टेड, उसके पीछे एक और हॉलो रॉड लगा देते हैं, पाइप लगाते हैं, एंड फिर दूर पाइप के एंड पे खड़े होकर दम लगाते हैं, तब जाके बोल्ट थोड़ा बहुत भी हिलता है। क्यों? R is increased so that less force also can produce the same rotation motion. Clear? तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, why handles of the door are kept away from the hinges? Secondly, why spanners have longer handle? So that more or less force required to generate the same torque. फिर आप सोचो आपके डेली लाइफ में कितना इसका यूज है, ख्याल है कि नहीं? So that is regarding torque acting on system of particles एंड टॉर्क एक्टिंग रिजिड बॉडी। कुछ बातें हमने साथ साथ में कर ली, ये हमारे बुक में मेंशन नहीं है, पर हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड है, एज वेल एज डेली लाइफ का रूटीन है, इसलिए इसको साथ में कवर कर लिया है। ओके, फिर चलेंगे हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉर्क टॉपिक, दैट इज इक्विलिब्रियम। चलो चलते इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम इन रिजिड बॉडी। ना इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है? इक्विलिब्रियम शोज स्टेडीनेस और स्टैटिक, स्टेशनरी नेचर। स्टैटिक नेचर बताते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब इक्वल हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी मींस व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम जीरो देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी था? रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी फोर्स वेक्टर फॉर्म है। इसके 3 कंपोनेंट बनते हैं, सिग्मा एफ एक्स जीरो, एक्स कंपोनेंट का टोटल जीरो है, दूसरा वाई कंपोनेंट भी जीरो है, तीसरा
z कंपोनेंट 0 है तो इक्विलिब्रियम along z डायरेक्शन, y डायरेक्शन, x डायरेक्शन सब बोलेंगे, बराबर है। तो व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बराबर। पर ये किस केस में? इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। आप बोले कि ट्रांसलेशन बोले तो अरे लीनियर यार, सिंपल भाषा में बोले तो इन केस ऑफ लीनियर मोशन दिस व्हाट इज कॉल्ड, बराबर है। अरे हम लीनियर मोशन थोड़ी पढ़े, हम तो रोटेशन मोशन पढ़े, तो कोई बात नहीं। सिमिलरली बोलो तो इन केस ऑफ रोटेशन मोशन, इन रोटेशनल मोशन, रोटेशन मोशन के केस में क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट टॉर्क को, सॉरी फोर्स को रोटेशन मोशन में टॉर्क बोलते हैं, तो रिजल्ट टॉर्क इज 0। यानी कि टॉर्क वेक्टर अगेन, तो इसके तीन कंपोनेंट सिग्मा टाउ एक्स इज 0, सिग्मा टाउ वाई इज 0, सिग्मा टाउ जेड इज 0। यानी फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम it is necessary that resultant torque acting on 0. For linear motion, the resultant force acting on the body is 0. For rotation motion, to get equilibrium, resultant torque should be 0. तो जब ये कंडीशन हो, टॉर्क 0 है तो रोटेशनल मोशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, फोर्स 0 है तो लीनियर इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, तो ये दोनों केस हो, ये हमने 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, उसी के ऊपर से 7th चैप्टर में लिया हमने रोटेशनल मोशन के लिए। ओके, concepts are same on both the cases. Clear about this? तो for equilibrium in case of rotational motion, the resultant torque acting on the body should be 0, यानी कि उसका x कंपोनेंट का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, y कंपोनेंट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, z कंपोनेंट का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो दैट इज रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम ऑफ इन केस ऑफ रिजिड बॉडी।